हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट क्वेश्चन पेपर 2019 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। उसमें हम हिंदी विषय करेंगे। अब हिंदी विषय की बात करते हैं तो हिंदी विषय में आप चाहो तो कम से कम 29 नंबर तक आराम से ला सकते हो। बस ज़रूरत होती है विषय को ढंग से पढ़ने की। जब आपका क्वेश्चन पेपर सामने है तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करो। अब जब लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज में आप शब्दों पर नहीं जा सकते, आपको उसके भावों को चुनना होता है। आपको उसके भावों में घुसना होता है कि आप उसके भावों वाले आंसर को, जिसमें उसके भाव दर्शाया गया हो, उस आंसर को सही कर सको। अगर आप सिर्फ शब्दों को पढ़कर, शब्दों को मिलाकर ठीक करोगे आंसर, तो वहीं के वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपका मार्क्स 0 आ जाएगा। ज़रूरत है हिंदी में कि उनके भावों को समझा जाए। आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है गद्यांश। एक गद्यांश आपको दिया गया होगा जिसमें से आपको उपयुक्त उत्तर ढूंढ के सही आंसर पर निशान लगाना होगा। इसमें पहला देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब जो सबसे उपयुक्त विकल्प लगे उसको चुनिए। अब इसमें प्रश्न 91 से 99 तक सभी हिंदी के क्वेश्चन है जो इसमें मिलेंगे, जो हमें इस गद्यांश में से आंसर ढूंढ के करने हैं। अच्छा, जब भी आप गद्यांश करते हो ना तो एक चीज़ का याद रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय कम होता है, तो उस वक्त आपके पास इतना समय नहीं होता कि पहले आप पैराग्राफ पढ़ो, फिर एक एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके ऑप्शन पढ़ो, फिर जाके गद्यांश को दोबारा देखो, उसमें आंसर ढूंढो, फिर करो। हमारे पास समय होता है लिमिटेड, और जब गद्यांश की बात आती है तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस रीड कर लो। क्वेश्चन रीड कर लोगे तो आपका समय बच जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो, हाथ में पेंसिल पेन रखो, पेन होता है हमारे पास सीटेट के पेपर में, वहीं की वहीं जहाँ जहाँ आपको आंसर मिलता है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, वहीं की वहीं से अंडरलाइन करते हुए चलो, और इससे आपका समय बचेगा और आपको आंसर भी जल्दी मिल जाएंगे। समझ गए? अब जरा मैं शुरुआत करती हूँ। अब पहले पैराग्राफ पढ़ के आपको सुना देती हूँ। ये मैं समझा रही हूँ यहाँ पे इसलिए ऐसे करूँ, लेकिन आपको पेपर में पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर, गद्यांश को पढ़कर आंसर ढूंढने हैं। ठीक है? अब जरा पैराग्राफ देखिए। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हमें पता ही है। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। मतलब जितने भी लोग होते हैं सबके द्वारा क्या कार्य किया जाता है? ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ गया है। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती है। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती है तब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती है और जब वह सर्दियों में नष्ट होने लगती है तब उसे छोड़ती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। अभी आपने इस गद्यांश में पढ़ा कि इसमें मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया। ठीक है ना? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। वनस्पतियां जब सड़ने लगती है तो वातावरण को डैश मिलता है। अब जब वनस्पतियां सड़ने लगेगी तो वातावरण को क्या मिलेगा? अब इसका आंसर देखिए, तीसरी लाइन से पढ़िए। जब वनस्पतियां सड़ने लगती है तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाता है। देखा, मिल गया ना आंसर बहुत जल्दी। जैसे ही वनस्पतियां सड़ने लगी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समाने लगता है। तो हमारा पहले का 91 का आंसर हुआ थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड।
92 देखिए क्वेश्चन नंबर, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक। अब इसका आंसर आप इसको ही देख लीजिए पहले तो, सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, बिल्कुल नहीं। अब दोनों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के सामने कब आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो गया तो पौधे बचेंगे ही नहीं, और पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा और हम क्या ग्रहण करेंगे। अब थर्ड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, ये सही हो सकता है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहेगा तो प्राणी और पौधे दोनों ही जीवित रहेंगे। तो हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 93, वातावरण का विग्रह और समास होगा। वातावरण, वात का आवरण, तो ये हुआ का से क्या मिलता है हमारा? तत्पुरुष समास, तो इसका आंसर हुआ दूसरा, वात का आवरण तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 94, श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। अब श्वास और ऑक्सीजन कौन सा शब्द है? तत्सम तद्भव। अब तत्सम तो हो सकता है श्वास, लेकिन तद्भव नहीं, तद्भव देशज ये भी नहीं, देशज आगत ये भी नहीं, तत्सम आगत। अब तत्सम आगत हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से आया है और श्वास हमारा संस्कृत का ही है, तो श्वास और ऑक्सीजन शब्द है तत्सम आगत। तो 94 का हमारा आंसर है 4। सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। अब लंबे समय तक चीज चल रही है, संज्ञा तो हो नहीं सकती, सर्वनाम भी नहीं हो सकती, विशेषण सोच सकते हैं एक बार को, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसका सही जवाब है, क्योंकि लंबे समय से वो चीज़ चल रही है, तो एक क्रिया की क्या बता रही है? विशेषता। तो हमारा आंसर हुआ 4, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन 96, गद्यांश का मुख्य विषय है। अब गद्यांश का मुख्य विषय मैंने आपको जब पैरा पढ़ा था तभी बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही है और उसके संतुलन पे बात चल रही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, ये उसके संतुलन के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 97, विनिमय का अर्थ है। विनिमय का तो नॉर्मल अर्थ होता है लेन देन, लेना देना, तो इसका आंसर हुआ 3rd, लेना देना। क्वेश्चन नंबर 98, हम सांस के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसमें तो आपको पैराग्राफ दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं, सबको ही पता है कि हम ऑक्सीजन लेंगे और क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 99, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है? देखिए, फर्स्ट, मानव से भिन्न कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन ही तो ग्रहण कर रहे हैं हम, अभी हमने स्टार्टिंग में पैराग्राफ में देखा था, एक बार फिर से देखिए। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब इसकी दूसरी लाइन से देखें, हमें हमारा आंसर मिलता है। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी होता है। जैसे हम लेते हैं वैसे ही ये सारे जानवर भी लेते हैं, जानवर पक्षी जितने भी हैं ये सब हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें आंसर देखिए कौन सा है? मानव से भिन्न, बिल्कुल नहीं। मानव के विपरीत, मानव के उल्टा भी नहीं है क्योंकि ये तो जीवधारी है। मानव की तरह, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वैसे ही ये सारे जीवधारी भी कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हुआ 3rd, मानव की तरह। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फिर से हमें कविता दी गई है जिसमें से हमें आंसर ढूंढने हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब ये एक कविता है, कविता में आपको इसके भावों में घुसना है। भाव ढूंढ लिया तो मतलब आंसर आपको परफेक्टली मिल गया, लेकिन अगर आप भावों को पकड़ नहीं पाए, सिर्फ शब्दों पर टिके रह गए तो आपका आंसर पूरी तरह गलत हो जाएगा। आप जरा कविता देखिए। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पछ पर आता। अब यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है? जो अपने कलेजे को दो टूक कर रहा है, पछता रहा है, जिसकी पेट पीठ इतना सूख गया है, वो पतला हो गया है कमजोरी के कारण कि उसके पेट पीठ दोनों एक जैसे लग रहे हैं। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं कि वो खड़ा होकर ठीक से चल सके, वो लाठी के सहारे चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, वो बहुत टाइम से भूखा है, उसके पास खाने का कुछ नहीं है, वो मुट्ठी भर दाने के लिए जगह जगह भटक रहा है। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, उसके कपड़े भी फटे हुए जिसके कारण वो फटी हुई झोली को फैलाकर लोगों से भीख मांग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, इसका कारण क्या हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया उसका पेट और पीठ, भूख के कारण उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया, जिसके कारण वो इतना दुबला हो गया कि उसके पेट और पीठ में कोई अंतर नजर ही नहीं आ रहा। इसका आंसर देखिए। पहला, सिकुड़ कर बैठना, बिल्कुल नहीं। सेकंड, झुक कर चलना, वो भी नहीं। कुछ भी भोजन ना करना, ये सही हो सकता है कि उसने कुछ भी भोजन नहीं किया जिसके कारण वो इतना सूख गया है। भीख मांगने का नाटक करना, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हुआ थर्ड, कुछ भी भोजन ना करना। अब क्वेश्चन नंबर 101, कलेजे के दो टूक करना, मतलब कलेजे के दो टूक करने का मीनिंग क्या होता है? उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इसका पहला देखिए, टुकड़े टुकड़े करना, अगर आप शब्दों पे जाओगे तो आपका आंसर जाएगा टुकड़े टुकड़े करना। कोई अपने कलेजे के टुकड़े कर सकता है? काट सकता है चाकू से कट 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 कट? नॉट पॉसिबल ना। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसीलिए कह रही थी शब्दों पे मत जाना, उसके भाव को देखना, भाव को समझने की कोशिश करना। सेकंड देखिए, मन को कष्ट पहुंचाना, हाँ, कलेजे के दो टूक करना मतलब मन को कष्ट पहुंचा रहा है, ये सही हो सकता है। थर्ड देखिए, दिल की चीर फाड़ करना, नॉट पॉसिबल, डॉक्टर थोड़ा ना कि चीर फाड़ कर दे फिर उसे सील दे, नहीं ना, तो वो तो भीख मांग रहा है। थर्ड, कठिनाई पैदा करना, ये भी गलत है, वो अपने लिए कठिनाई पैदा थोड़ी ना कर रहा है, तो इसका आंसर हुआ मन को कष्ट पहुंचाना। वो भीख नहीं मांगना चाहता, बट उसकी मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि उसे लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ रही है, कलेजे के दो टूक कर रहा है भीख मांग कर, तो इसका आंसर हुआ सेकंड, मन को कष्ट पहुंचाना। अब क्वेश्चन नंबर 102, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? अब भिखारी किसी से भीख मांग रहा है तो अपनी झोली क्यों फैलाएगा? ऑफ कोर्स उसे कुछ चाहिए, खाना चाहिए, इसीलिए फैला रहा है। अब इसका पहला ऑप्शन देखिए, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, हाँ ये हो सकता है आंसर कि उसे भूख लगी है और वो अन्न चाहता है ताकि उसकी भूख मिट सके। ऑप्शन सेकंड देखिए, झोली में कुछ छिपाना चाहता है, नहीं यार, अगर उसको छुपाना ही होता तो फिर वो लोगों को दिखाता क्यों अपनी झोली खोलकर। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, नहीं, उसे दिखावा करके क्या मिलेगा? अगर उसकी झोली में देखेंगे कुछ लोग कि अनाज ऑलरेडी है तो कोई उसे देगा ही नहीं भीख। अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है, जब उसके मन में इतना दुख हो रहा है भीख मांगते तो कौन अपनी गरीबी दिखाना चाहेगा? उसकी दयनीय दशा देख के पता नहीं चलता उसके हालात क्या है, तो इसका आंसर हुआ फर्स्ट, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, वो चाहता है कि उसे कुछ अन्न मिले ताकि उसकी भूख मिट सके। क्वेश्चन 103, मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। अब मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है? चंद्र बिंदु कौन से में आता है? एक बार आप पहले इसमें देख लीजिए, अनुस्वार में आता है चंद्र बिंदु? नहीं, इसमें तो बिंदु आता है। अनुनासिक में आता है, नासिक में नहीं आता, शिरोरेखा में भी नहीं, सिर्फ एक अनुनासिक है जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अब अनुनासिक में चंद्र बिंदु प्रयोग होता है, साथ में ये भी है कि इसमें किसी शब्द का उच्चारण करते समय मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है। अब देखिए ये क्या शब्द है हमारा, मुंह, बोलकर देखिए आपको पता चल जाएगा। तो 103 का हमारा आंसर क्या हुआ? सेकंड, अनुनासिक। क्वेश्चन 104, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। अब इस काव्यांश को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या भाव उठा? श्रृंगार? नहीं। हास्य? हंसने का मन था? बिल्कुल नहीं। करुणा? दुख हुआ? हाँ हुआ। वीरता? वीरता का तो कुछ था ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हुआ? थर्ड, करुणा। हम इसमें करुणा में बह गए, हमने उसके दुख को महसूस किया, इसलिए इसका आंसर थर्ड, करुणा। क्वेश्चन 105, वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतर हो सकता है? अब वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, इसमें वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह एक सर्वनाम है, इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? सोचिए सोचिए, गांधी जी के लिए?
गांधी जी थे इसमें? नहीं थे ना। अतिथि था क्या कोई अतिथि इस कविता में? वो भी नहीं था। भिक्षुक, भिक्षुक था? हाँ था, बात हो रही थी भिक्षुक के बारे में। भिक्षुक ही तो था जो भीख मांग रहा था, जिसकी हालत खराब थी भूख के मारे। विकलांग, विकलांग के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो हमारा आंसर हुआ थर्ड, भिक्षुक, जो भीख मांग के अपने पेट को पाल रहा है, पालना चाहता है। तो आंसर थर्ड। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।